दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ अमेरिका के एक झाड़ू लगाने वाले के बारे में। जी हाँ, झाड़ू लगाने वाला। जब वो मरा तो उसके अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। मतलब भारत के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो कई करोड़ रुपए थे। और वो अमेरिका में रहता था, पूरी जिंदगी झाड़ू, साफ सफाई इस तरीके के काम करता था। ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। आज हम इस स्टोरी की लेसन को समझेंगे। ये समझेंगे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी क्या किया था, कैसे उसने इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया और हम उससे क्या सीख सकते हैं। हम भारत में रहते हुए किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो वैसे तो सबके लिए है, लेकिन खासकर उनके लिए जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया है, बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट हियर एंड देयर थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन हर बार हमें डर लगता है। हर बार हमें लगता है कि कोई किसी तरीके की टिप दे दे, कोई हमें बता दे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से शेयर मार्केट में पैसे डालने हैं, कौन सा स्टॉक परचेज करना है, उससे मेरा पैसा ज्यादा हो जाए, पैसा डबल हो जाए, पैसा कई गुना हो जाए। तो अमेरिका में एक आदमी था, वो जहां पर जेनसेट्स वगैरह होते हैं, जहां पर जनरेटर और इस तरीके के काम होते हैं, वहां पर झाड़ू लगाना, थोड़ा थोड़ा रख रखाव करना, वहां पर कभी नाइट में रुक जाना, रात में रुक जाना और चौकीदारी का काम कर लेना, इस तरीके का काम करता था। और वहां के हिसाब से उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का आदमी, लोअर मिडिल क्लास की इनकम, इस तरीके से उसकी इनकम थी। उसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त आदत थी, वो हर महीने अपने खर्चे करता और कुछ पैसे बचाकर S&P 500 में इन्वेस्ट कर देता। S&P 500 क्या है? जैसे अपने यहाँ भारत में निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड होता है, उसी तरीके से यूएस में S&P 500 होता है, एक तरीके का इंडेक्स फंड है वहाँ का। उसमें इन्वेस्ट कर देता और वो लगातार इन्वेस्ट करता रहा। ये उसकी आदत में हो गया, ये उसकी हैबिट्स में हो गई। और ऐसा उसने कुछ सालों तक नहीं किया, बहुत सालों तक किया, करीब 40 साल 50 साल के आसपास किया। जब वो 16-17 साल का था तब से उसने काम करना शुरू किया था, और जब वो मरा तो काफी बूढ़ा हो गया था। उसके मरने के बाद उसके घर वाले जो गरीबी में जी रहे थे, किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि डैड बार बार ये कहते थे कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो चलो उस इन्वेस्टमेंट को चेक किया जाए कि अभी कितने रुपए उनके अकाउंट में है, कितने डॉलर्स उनके अकाउंट में है, कितने पैसे उनके पास है। और अगर उसमें से कुछ पैसे मिलेंगे तो, क्योंकि अब तो इनकम आनी बंद हो गई है, उस पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, तो हमारा कुछ काम हो जाएगा, हम थोड़ा सा घर परिवार में किसी तरीके से खर्चा अपना चला लेंगे। वो बैंक वाले के पास गए और बैंक से जब इंक्वायरी करी तब उन्हें पता चला कि रोनाल्ड रील के अकाउंट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं, कई मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। ये मैजिक कैसे हुआ? क्या उसने कोई लॉटरी टिकट खरीदा, कोई क्रिप्टो का धंधा बिजनेस किया, अलग अलग तरीके के में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता रहा? नहीं, उसने इनमें से कुछ भी नहीं किया। उसने बस सिंपल सी चीज की, इंडेक्स फंड में लगातार बिना नागा बिना रुके लगातार इन्वेस्टमेंट करता रहा। और यहीं से हमें पहली सीख मिलती है कि जो लोग कंसिस्टेंसी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका रिजल्ट्स हमेशा बेहतर आता है। बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो हम देखते हैं ना कि अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जो एक्टिवली मैनेज होते हैं, वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते, और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। तीसरी सीख हमें इससे ये मिलती है कि कंपाउंडिंग का मैजिक होता है, कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देता है। जब आप लगातार कई सालों तक इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आज यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको 40 साल 50 साल बिना किसी गोल के इन्वेस्टमेंट करते रहना है। हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम थोड़ा सा और समझदारी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन पैसों को यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम मर गए और उसके बाद घर वालों को पता चल रहा है कि इतने करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में थे और हम गरीबी में जिंदगी जी रहे थे। हम वो गलतियां नहीं करेंगे, लेकिन लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहने से ये रिजल्ट्स मिलते हैं, ये हमें पता चलता है।
अब अगर इसी एग्जाम्पल को भारत में देखो तो जैसे कोई किसी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है या घर में काम करने वाली मेड्स हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी इनकम 15,000 20,000 रुपए महीने के कमा रहे हैं। उनका फंडा क्या होता है कि पूरे महीने में वो खर्चा करते हैं और महीने के आखिरी में शायद 500 रुपए, 1000 रुपए या 1,500 रुपए बच जाते हैं। अब अगर वो पैसों के बारे में सोचता है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचता है, वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचता है, तो उसके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि वो कोई लॉटरी टिकट खरीद ले, कोई क्रिप्टो खरीद ले, कहीं पर ऐसी जगह पर पैसे लगा दे, सट्टे में पैसे लगा दे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि वो लगातार वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता रहे और लंबे समय तक इन्वेस्ट करता रहे। थ्योरेटिकली मुझे भी और आपको भी ये लगेगा कि दूसरा ऑप्शन करना चाहिए, लेकिन रिसर्च बताती है कि 95% लोग पहला ऑप्शन चूज करते हैं। हम सबको पता होता है कि ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। लॉटरी टिकट खरीद लेना, क्रिप्टो खरीद लेना, ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देना जो रातों रात शायद 5 गुना हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे टिप आ गई, किसी ने मुझे बता दिया। हम में से सबको पता है कि ये ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन 95% लोग यही करते हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, सबको अमीर बनना है, सबको रिच बनना है, सबको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, लेकिन वो सारी चीजें आज चाहिए, कल किसी को नहीं चाहिए। लेकिन जो आज के समय में प्रोसेस करना है, आज के समय में जो मेहनत करनी है, आज के समय में जो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, आज के समय में जो अपने खर्चों पर कंट्रोल करना है, उस पे काम नहीं करना है। सबको काम करना है किसी तरीके से टिप मिल जाए, किसी तरीके से ऐसे शेयर्स पता चल जाए जहां पर मैं पैसे लगाऊं और मेरे पैसे कई गुना हो जाए। समस्या इनकम में केवल नहीं है, समस्या हमारे माइंडसेट में है। अब थोड़ा सा बहुत ही बेसिक चीज समझते हैं कि इंडेक्स फंड होता क्या है। तो जैसे भारत में एक इंडेक्स फंड है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 मतलब निफ्टी पर रजिस्टर्ड भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, उनमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे आपने कुछ 500 रुपए डाले या 1000 रुपए डाले, आपकी तरीके से लाखों लोग 500 रुपए या 1000 रुपए उस फंड में डाल रहे होंगे। वो जो पूरा का पूरा पैसा है वो ऑटोमेटिकली जो भारत के टॉप 50 कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर दिया गया। अब वो अगर उसमें से कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी ऐसा स्टॉक है जो पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है, जो खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, जो बेकार चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी 51 आई मीन जो 91वीं कंपनी होगी उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है उसको निकाल दिया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज भारत के सबसे टॉप 50 कंपनीज में आपके पैसों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब ये थ्योरेटिकली तो सही लग रहा है कि यार बड़ी कंपनीज में मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देती। नॉर्मली 10% 12% के आसपास ऑन एन एवरेज इंडेक्स फंड में आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन जब आप कोई छोटी कंपनीज देखते हैं, छोटे स्टॉक्स देखते हैं, तब आपको लगता है यार इसमें तो रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, और वहीं पर हम लालच में आ जाते हैं। और जैसे ही हम लालच में आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। चूंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन से फंड को लेना चाहिए, हम किसी दूसरे के एडवाइस के भरोसे हैं, किसी दूसरे की सलाह के भरोसे हैं, वहां पर गलती हो जाती है, वहां पर चूक हो जाती है। और जैसे ही वो गलती हुई, जैसे ही वो चूक हुई, आप अपने पैसे को डुबो देते हैं। जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब हम शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से स्टॉक में खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं अगर हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है एसआईपी के लिए, एसआईपी करना, शुरू करना। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक सही समय का इंतजार करते हैं कि इस महीने नहीं अगले महीने से शुरू करूंगा, अभी खर्चे ज्यादा हैं अगले महीने से खर्चे कम करूंगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वो सही समय कभी भी नहीं आ पाता।
आप ये समझो कि एक बहुत सिंपल सी कहावत जो मुझे कभी पता चली थी, इतनी सटीक बैठती है इस पे। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे अच्छा समय कब होता है? बीता हुआ कल, जो बीत गया वो सबसे अच्छा मुहूर्त था। और दूसरा सबसे अच्छा समय, सेकंड बेस्ट ऑप्शन, आज, अभी से। और सबसे खराब मुहूर्त कब होता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का? सबसे खराब समय कब होता है इन्वेस्टमेंट शुरू करने का? कल, आने वाला कल। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग प्लानिंग करते रहते हैं कल के लिए, वो कल आता नहीं है, वो कल कभी नहीं आता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप है स्टार्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना, शुरू करना इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टेप है कब इन्वेस्टमेंट करना। जिस दिन हमारी सैलरी आती है, जिस दिन हमारा पैसा मिलता है, जिस दिन हम महीने में जहां पर काम कर रहे हैं वो चीज मिलती है, उस दिन ही इन्वेस्ट करना है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आप पूरा महीना अपना घर चलाएंगे, खर्चा चलाएंगे, जितना पैसा बचेगा उतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ये नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन इन्वेस्टमेंट करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना इन्वेस्ट करना है, एक फ्लैट अमाउंट सोच लो। आपकी सैलरी 20,000 रुपए आती है, 15,000 रुपए आती है, आपने 1,000 रुपए सोचा, 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 500 रुपए 500 रुपए इन्वेस्ट कर दो, लेकिन वो महीने की शुरुआत में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि यकीन मानो जिसकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 रुपए है, या जिसकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए है, किसी की सैलरी कभी भी एनफ नहीं होती। उसके खर्चे उतने होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतनी होती है, उसके ऊपर लाइबिलिटीज उतनी होती है। और जब ये सारी चीजें होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज होंगी, तब प्रॉब्लम होगी, तब महीने के आखिरी में पैसे नहीं बचेंगे। और जब महीने के आखिरी में पैसे नहीं बचेंगे तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, अगले महीने से करेंगे। तो दूसरा स्टेप है जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन इन्वेस्टमेंट कर देना। छोटा अमाउंट करना वो बड़ी बात नहीं है, बड़ा अमाउंट करना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस दिन सैलरी आए उसी दिन इन्वेस्ट कर देना, ये बड़ी बात है। और तीसरा स्टेप है अपनी SIP को स्टेप अप करो, बढ़ाओ एवरी ईयर। इस साल मान लो तुम 1,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगले साल कुछ पैसे बढ़ेंगे, कहीं बोनस आएगा, कोई चीज होगी। मान लो आपकी सैलरी 15,000 थी, अगले साल आपकी सैलरी 18,000 हो गई, 20,000 रुपए हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 20,000 रुपए हो गए, 5,000 रुपए बढ़ गए तो पूरे के पूरे 5,000 रुपए तुम इन्वेस्टमेंट में डाल दो, लेकिन थोड़ा पैसा, कुछ पैसा। जैसे इस साल हर महीने 1,000 रुपए डाल रहे हैं तो अगले साल हम 1,200 रुपए हर महीने डालेंगे। केवल 1,200 रुपए, केवल 200 रुपए बढ़ा रहे हैं। आपकी सैलरी 2,000 बढ़ी थी, 3,000 बढ़ी, 5,000 रुपए बढ़ी, लेकिन केवल 200 रुपए आपको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। उसके अगले साल फिर हम 1,400 कर देंगे, उसके अगले साल फिर हम 1,800 कर देंगे। थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, उतना ही बढ़ाना है कि जितना हम बढ़ा सकते हैं, हमारी जिंदगी चलती रहे, लेकिन हमें बढ़ाना जरूर है। स्टेप 4 है लॉन्ग टर्म सोचो। रोनाल्ड रीड की स्टोरी आपको याद है ना, कि उसने पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट किया। अब पूरी जिंदगी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी जिंदगी इन्वेस्टमेंट करते रहो और उस पैसे को भूल जाओ, नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना है। 2 साल, 3 साल, 4 साल में वेल्थ क्रिएट नहीं होती। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जब आप उन्हें जानते थे बचपन में, उनकी हालत नॉर्मल सी थी, आज उनके पास खूब पैसे हैं। आपको लगता होगा कि रातों रात वो अमीर बन गए, रातों रात उनकी किस्मत चेंज हो गई। नहीं, चाहे उसने सही काम किए या गलत काम किए, कैसे भी पैसे इकट्ठा किए, उसने कई रात, कई महीने, कई साल लगातार मेहनत किया है। उसने 10 साल मेहनत किया है, तुम्हें एक दिन दिख रहा है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन भी काम करती है। तुम्हें आज दिख रहा है कि वो लंबा समय तो 10 साल, 20 साल बहुत लंबा समय है। यकीन मानो ये समय कब गुजर जाएगा, कब 1 साल से 2 साल, 2 साल से 5 साल, 5 साल से 10 साल हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है। अभी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, इसके जो मैजिक की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें बताऊं ना, ये एक्चुअली बहुत ही मैजिकल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो दुनिया के सबसे मशहूर, सबसे फेमस और सबसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिक हुए,
उन्होंने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला है कि दुनिया में 7 आश्चर्य हैं, ये 8वां आश्चर्य है। मैं तुम्हें एग्जांपल से दिखाता हूं कि ये मान के चलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हर महीने हम 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और हमने हर साल 20% बढ़ाया। जैसे इस साल अगर हम 5,000 रुपए कर रहे हैं तो हम अगले साल कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, करीब इस साल हम मान लो पूरे साल 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले साल हम 6,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, है ना। इस तरीके से हम बढ़ाते चलेंगे। और मैं बहुत ज्यादा रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड में नॉर्मल 12% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है लॉन्ग टर्म में। ये आप 10 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया 15 लाख, 15.5 लाख रुपए, और आपका रिटर्न बना 9 लाख रुपए। आपकी टोटल वेल्थ हो गई करीब 24.5 लाख रुपए। ठीक है, नॉर्मल लग रहा है कि 15 लाख किए 26 लाख बन गए, कोई बात नहीं। अब अगर ये आप 10 साल के बजाय 20 साल कर देते हो तो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी, 1,12,00,000 रुपए, और आपका रिटर्न बना 1,16,00,000 रुपए। टोटल आपकी वेल्थ हो गई 2,28,00,000 रुपए। अब देखिए, एक साल में टोटल वेल्थ आपकी बनी थी 26 लाख, 10 साल में आपकी वेल्थ बनी थी 26 लाख के आसपास, और 20 साल में ये वेल्थ हो गई करीब 2.25 करोड़ रुपए। लेकिन अगर यही हम मान के चलते हैं, हम 30 साल कर देते हैं तो आपकी वेल्थ हो जाएगी 16 करोड़ रुपए। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। पहला 1 करोड़ बनने में, पहला 1 लाख बनने में, पहला 10 लाख बनने में, पहले 10,000 बनने में समय लगता है, एफर्ट लगता है। लेकिन पहला 10 लाख बनने में जितना समय लगेगा, अगला 10 लाख उससे बहुत कम समय लेगा। पहला 1 करोड़ बनने में हो सकता है आपको कई साल लग गए, दूसरा 1 करोड़ बनने में उससे कम समय लगेगा, तीसरा उस 1 करोड़ बनने में और भी कम समय लगेगा, क्योंकि अब आपका पैसा भी पैसा कमा रहा है, अब आपको ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, और यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। और हमें रोनाल्ड रीड की तरीके से काम नहीं करना है कि पूरी जिंदगी हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना है और बाद में पता नहीं चला। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना है। हमें सोचना है कि हम बुढ़ापे में किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आज के समय में आप अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, इधर उधर समाज में, सोसाइटी में देख रहे होंगे कि क्या कंडीशन है। पहले एक समय होता था जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को पैसे देते थे, उनका बुढ़ापा चलाते थे। आज के समय में वो चीजें बदल गई हैं। बच्चों के पास अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स की हेल्प कहाँ से करेंगे। आगे आने वाला समय और भी अलग होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।